वेलकम गाइस आपके अपने चैनल FM अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रीन्स थ्योरम यानी स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम और उसका प्रूफ विथ इजी स्टेप्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ R इज एनी क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय द closed curve C which is oriented in anti-clockwise direction। यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास रीजन है R जो कि बाउंडेड है विथ क्लोज्ड कर्व C, जिसको हमने कर्व का नाम दे दिया C और रीजन को नाम दे दिया R, लेकिन ये ओरिएंटेटेड है या डायरेक्टेड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी ये जो कर्व है ये यहाँ से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। आगे स्टेटमेंट है phi and xi are continuous having continuous partial derivatives in R। यानी ये phi और xi कोई भी फंक्शन है x, y की फॉर्म में और वो कंटिन्यूस है और हैविंग पार्शियल कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स इन रीजन R, और उनके जो हमारे पास डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव्स वो भी कंटिन्यूस है। तो स्टेटमेंट अब ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम की कि देन हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग कर्व C, ये जो हमारे पास कर्व C की जो इंटीग्रेशन होगी phi फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस xi फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, वो हमारे पास हमेशा बराबर होगी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ रीजन R। ये जो अंदर रीजन है इसकी सरफेस इंटीग्रेशन, यानी ये जो था हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल था और ये जो अंदर रीजन R है ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर ध्यान कीजिएगा कि यहाँ पर जो ये y के साथ इंटीग्रेट हो रहा है वो यहाँ पर x के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है पार्शियल, और यहाँ पर जो हमारे पास x के साथ था phi फंक्शन वो हमारे पास y से डिफ्रेंशिएट हो रहा है डेल y डेल phi बाय डेल y, और बीच में हमारे पास माइनस है। तो ये एक हमारे पास रिलेशनशिप है लाइन इंटीग्रल और हमारे पास सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो लाइन और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है ये एक पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप वीडियो देखें। और ये हमारे पास रिलेशनशिप है, ये हमेशा हमारे पास बराबर आ जाएगा, यानी सरफेस इंटीग्रेशन रीजन R विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y इन दोनों फंक्शंस की। और यहाँ पर जो लीनियर इंटीग्रल है अलोंग कर्व C जो हमारे पास था उसकी इंटीग्रेशन phi फंक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस xi फंक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। तो गाइस ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम की जिसे हमें प्रूव करना है। अब इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं या दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड हमारे पास लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड C को शो कर रहा है और राइट साइड हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग रीजन R, ये जो अंदर है उसको शो कर रहा है। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड को सॉल्व करते करते हमारे पास ये लेफ्ट साइड आ जाएगा और हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। अब राइट साइड को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग रीजन R है xi फंक्शन की और बाद में हमारे पास है phi फंक्शन की। तो पहले हम psi को सॉल्व करेंगे, बाद में xi को सॉल्व करेंगे, और बाद में जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, तो हमारे पास थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो पहला स्टेप ले लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग रीजन R ऑफ xi फंक्शन अपॉन डेल x dx dy। अब सरफेस इंटीग्रेशन में हमें पहले पता है कि हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने से पहले मैं इस कर्व को डिवाइड करना चाहूँगा अलोंग x एक्सिस, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम कर्व को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं अलोंग x एक्सिस। एक हिस्से को हम C1 नाम दे देते हैं, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो C2 नाम दे देते हैं। तो C1 प्लस C2 हमारे पास C आ जाएगा। यहाँ से पहले C1 दे दिया और दूसरे को C2 नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्योंकि डेल्टा x है, अब लिमिट्स पुट करने की बारी आती है, तो हम पहले x की लिमिट पुट करते हैं। तो x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो देखें x हमारे पास इस कर्व से लेकर इस कर्व तक चेंज हो रहा है। फॉर सपोज इस कर्व की हमारे पास इक्वेशन है f1y
क्योंकि ये C1 है, और इस कर्व की इक्वेशन है हमारे पास F2y, क्योंकि ये C2 है। अब ये जब हम लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ पर F2y F1y, और हमारे पास y जो है बाद में y की लिमिट है, तो बाद में हम y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, p से लेकर q तक, तो ये pq, और ये फंक्शन हमारे पास सेम ही रहेगा अभी, dx dy। अब हमारे पास लिमिट्स दोनों की आ गई। पहले हमने x की लिमिट्स पुट की जो कि C1 से लेकर C2 तक चेंज हो रहा था, और फिर हमने y की लिमिट्स चेंज की और फिर हमने y की लिमिट्स पुट की जो कि हमारे पास p से लेकर q तक वेरी हो रही हैं, p से लेकर q तक। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी हो रही है और इंटीग्रेशन भी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x, y फंक्शन की। यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी डेल x भी है और यहाँ पर इंटीग्रेशन भी है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे पास इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, जब वो साइमल्टेनियसली होते हैं तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास फंक्शन बचता है विथ लिमिट्स। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद सिर्फ फंक्शन ही बचेगा। तो ये p और q की लिमिट सेम रहेगी क्योंकि हमने सिर्फ अभी इसको सॉल्व किया है। तो ये फंक्शन जो कि x, y की फॉर्म में था, हमने स्टेटमेंट में भी देखा था, और ये अपनी लिमिट्स के साथ F2y F1y, और ये dx क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व हो गया, अब बचा सिर्फ dy। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो PQ x। अब ध्यान रहे कि ये जो लिमिट है वो हमारे पास x की है, y की नहीं है, तो ये हम x में पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट F2y y dy, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन, उसके बाद F1y, और ये हमारे पास y सेम dy। अब यहाँ पर जब हमने लिमिट्स पुट कर दी तो हमने ये सपोज किया था कि ये C1 और C2 C के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इनको जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास C के बराबर आ जाएगा। तो अब ये जो लिमिट है ये 2 की लिमिट है यहाँ पर, तो यानी ये जो हमारे पास लिमिट आई है वो हमारे पास C2 की है, कर्व 2 की है, और ये कर्व 1 की है। तो कर्व 2 हमारे पास P से लेकर Q तक वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में था कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज गए, तो कर्व जो है 2 है वो हमारे पास P से लेकर Q तक वेरी हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर भी जो लिमिट है वो P से लेकर Q तक वेरी कर रही है। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं हम C1, तो C1 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में Q से लेकर P तक वेरी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर P से लेकर Q तक वेरी कर रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये Q से लेकर P तक वेरी कर रहा है कर्व C1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो P से लेकर Q तक वेरी हो रहे हैं। तो जब हम इनकी लिमिट्स को इन्वर्स करेंगे या इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर साइन अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनेगी, PQ से। अब देखें यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है ये किसकी लिमिट थी, x की, तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं। तो हमने x को हम y लिख दिया और dy लिख दिया। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी Q से लेकर P तक, Q से लेकर P तक, तो Q से लेकर P तक। यहाँ पर भी ये भी लिमिट हमारे पास x की थी, x से चेंज हो रही थी, F1 की थी, और ये F2 की यानी C2 और C1 की थी, ये F2 और F1 लिमिट। तो यहाँ पर भी हम x लिख सकते हैं, y dy। अब यहाँ पर ध्यान कीजिएगा कि हमने पहले यहाँ से स्टार्ट किया C2 से, P से लेकर, ये P था, P से लेकर हम Q तक आ गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही। ये y फंक्शन,
और ये ज़ाय फंक्शन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा था x से, तो हमने इस कर्व को अलोंग x एक्सिस दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो कि p से लेकर q तक था एक c2, और फिर हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास c किसके बराबर आएगा, c1 प्लस c2 के बराबर आएगा, तभी हमारे पास ये एक मुकम्मल क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। फिर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए q से लेकर p तक, तो q से लेकर p तक आ गए और यही हमारा ज़ाय फंक्शन आ गया। अब हम यानी ये हमने पूरी लाइन इंटीग्रल कर ली अलोंग कर्व्ड क्लोज्ड कर्व c। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy, ये x, y की फॉर्म में था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। यानी हमने इस सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल में बदल दिया। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन हो रही थी ज़ाय फंक्शन की, और हमने जब सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक हिस्सा तो हमारे पास स्टेटमेंट का प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है डबल इंटीग्रेशन ऑफ फाई फंक्शन। उसमें भी इसी तरह हम करेंगे और हम इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे और उसके बाद 1 - 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ज़ाय फंक्शन है, उसके बाद -5 फंक्शन है, तो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग रीजन आर हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ ज़ाय फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है। अब हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ रीजन आर अलोंग फाई फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन फाई डेल फाई अपॉन डेल वाई dx dy। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू y हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, तो हमने अपने कर्व c को जो है वो अलोंग y एक्सिस में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा हमने c1 डैश कंसीडर कर दिया और दूसरा हिस्सा हमने c2 डैश कंसीडर कर दिया, क्योंकि जब हमने अलोंग x एक्सिस किया था तो हमने c1 कहा था और c2 कहा था। अब हमने इसको अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने c1 और c2 कर दिया। ये डिफ्रेंशिएशन वो रेट चेंज नहीं है, बस हमने इसको डिफरेंट करने के लिए किया है ताकि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकें। तो यहाँ पर हमने अलोंग y एक्सिस हमने इस पूरे कर्व c को डिवाइड कर दिया है c1 डैश में और c2 डैश में, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही हमारे पास c आ जाएगा अलोंग y एक्सिस। तो ये जो हमारे पास कर्व हो रहा है वो वेरी कर रहा है a से लेकर b तक और ये b से लेकर a तक, और y एक्सिस में ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये c1 डैश से लेकर c2 डैश तक वेरी कर रहा है, और x में हमारे पास a से लेकर b तक c1 और b से लेकर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास b to a c2 डैश कर रहा है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर पहले डेल y है तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और लिमिट्स पुट करते हैं। तो ये डेल फाई डेल y, अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y थी तो हम इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान बन जाए। अब बात करते हैं लिमिट्स की। तो पहले हम y की लिमिट्स पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले y है और बाद में x है, तो यहाँ पर हम x की लिमिट पुट करेंगे। अब x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x हमारे पास a से लेकर b तक वेरी कर रहा है, और हमारे पास y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, c1 डैश से लेकर c2 डैश तक। तो उसकी हमने फॉर सपोज इक्वेशन ये लिख दी f1 डैश x। तो यहाँ पर वैसे ही फर्स्ट स्टेप की तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ हो रही है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास फाई फंक्शन बचेगा विथ इट्स लिमिट्स। तो ये ए बी सेम फंक्शन फाई विथ इट्स लिमिट f2 डैश ऑफ x f1 डैश ऑफ x, और यहाँ पर dy क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कैंसिल हो गई तो सिर्फ dx बचेगा। तो एज यूजुअल ये हमारे पास फंक्शन था x, y का, तो x, y का। अब ये हमारे पास लिमिट है y की, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हम सिर्फ y में पुट करेंगे a टू b। फंक्शन x हमारे पास वही सेम रहेगा और y की जगह हम f2 डैश ऑफ x पुट कर सकते हैं।
dx सेम माइनस, क्योंकि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फंडामेंटल लॉ है कैलकुलस का। उसके बाद सेम a टू b फंक्शन फाई x कॉमा f1 डैश, ये लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं हम, और यहाँ पर dx। अब सेम इसी तरह यहाँ पर जब हम बढ़ रहे हैं तो ये जो हमारे पास फंक्शन था f1 डैश, ये c1 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो c1 डैश कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a से लेकर b तक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में a से लेकर b तक। स्टेटमेंट कहती है कि जो हमारे पास ये कर्व होगा वो ओरिएंटेड होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो a से लेकर b तक हो रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास है वो b से लेकर a तक आ रहा है। ये जो c2 डैश है जिसका हमारे पास ये फंक्शन है f2 डैश ऑफ x, लेकिन यहाँ पर ये फिर वही a से लेकर b तक ही वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें b से a तक वेरी करना है और हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे और हमारे पास साइन अपोजिट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा लिमिट पुट करने के लिमिट इंटरचेंज करने के बाद। तो यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद लिमिट, अब ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी b से लेकर a तक। फंक्शन हमारे पास फाई x कॉमा वाई की फॉर्म में dx सेम, ये माइनस क्योंकि हमारे पास कॉमन आ गया है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये लिमिट सेम रहेगी a से लेकर b तक, वही फाई फंक्शन जो कि था हमारे पास x कॉमा वाई की फॉर्म में, और ये dx। अब यहाँ पर ध्यान करें, ये जो है हमारे पास इंटीग्रल है कर्व c का यानी c2 डैश का, और ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये है कर्व c1 डैश का। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रल दे देगा c का अलोंग c। क्यों? क्योंकि ये जो c1 डैश और c2 डैश को जब हम ऐड कर रहे हैं तो c आ रहा है, तो जब इन दोनों के इंटीग्रल्स को आपस में ऐड करेंगे तो c आ जाएगा। ये था हमारे पास a से लेकर b तक, b से लेकर a तक, और ये था हमारे पास a से लेकर b तक, ये a से लेकर b तक c1 डैश, और यहाँ पर फिर b से लेकर a तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में c2 डैश आ गया हमारे पास। दोनों जब हमने इनको ऐड कर दिया तो ये माइनस, और ये लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व c फाई फंक्शन जो कि x कॉमा वाई की फॉर्म में, और ये dx। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी जो को हमने पहले जाय फंक्शन को सॉल्व किया था अलोंग रीजन r, और ये जब हमने सॉल्व किया फाई फंक्शन को तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल आ गया अलोंग कर्व्ड c। तो यहाँ पर हमने राइट साइड के दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है, जाय फंक्शन को और फाई फंक्शन को, और हमारे पास रिजल्ट्स ये आए हैं। अब यहाँ पर जो पहला फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है उनके बीच में माइनस है, तो हम भी माइनस पुट कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो जब हम माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, 1 माइनस 2 कर रहे हैं हम, ये हमें स्टेटमेंट कर रही है। तो जब हमने 1 पुट कर दिया जो कि dy, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 dx। अब यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये राइट साइड के बराबर आ जाएगा जो कि है लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस जाय फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर जब हम लाइन इंटीग्रल को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड के बराबर आ जाएगा। होप सो गाइस आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।